नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। 23 अगस्त की तारीख होगी जब सबसे बड़ी मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। पूरा बिहार इसे समझ पा रहा होगा और देख पा रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलेंगे। जातीय जनगणना पर क्या बात बन पाएगी, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन उस सवाल से पहले एक रिपोर्ट सवालों वाला आप देखने जा रहे हैं। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज हो रही है। 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मुलाकात करने वाला है। तो कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार को 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है। टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा होगी। नीतीश के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। तेजस्वी ने भी कहा है कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात का समय मिला है, जिसमें सेंसस को लेकर बिहार के रुख से केंद्र को अवगत कराया जाएगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार के सत्ताधारी जेडीयू के अलावा दूसरे दलों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, कांग्रेस हमेशा उसके पक्ष में रही है। 2012 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाई भी थी, कांग्रेस की सरकार ने। 2016 में उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई, लेकिन इस सरकार ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बता दें कि 2 अगस्त को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जेडीयू ने 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलील है कि देश में जाति आधारित जनगणना से SC/ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश के सुझाव का विपक्षी नेता तेजस्वी भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सेंसस के बहाने एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल यह नहीं है कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से गए हुए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। सवाल इसके अलावा भी हैं। अब जो एक दौड़ है जो शायद आपको नजर आ रही होगी, ये उस दौड़ की कहानी है कि आखिर प्रधानमंत्री ने किसके कहने पर मुलाकात का समय दिया है। एक दौड़ ये भी चल रही है। अब इसमें किसका नाम पहले आएगा, किसने पहले से कह रखा था, किसकी मांग पुरानी थी, इन सभी बातों का ताना बाना अब सामने रखा जाने लगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निखिल मंडल, प्रवक्ता जेडीयू से हैं। बहुत बहुत स्वागत है निखिल जी आपका। राजेश राठौर जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी MLC आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीराज गुड़ी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अध्यापक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बात शुरू करें उससे पहले कुछ मॉडल्स की बात कर लेते हैं, इसलिए श्रीराज गुड़ी जी के पास जाना बेहद जरूरी है और उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कर्नाटक का मॉडल था और राज्य सरकार ने जिस तरीके से अपने हाथ में लेकर अपने पैसे पर जनगणना कराई थी, तो उस मॉडल को समझ लेते हैं, उसके बाद बिहार पर आते हैं। प्रोफेसर साहब, जो स्थिति है
उसे देखते हुए क्या लगता है, ये मांग तो की जा रही है, कई लोग कह रहे हैं कि हमारी ही मांग थी जिस पर हम आगे चल रहे हैं, दोनों ही हालात में क्या हो सकता है? केंद्र की तरफ से, केंद्र की मंशा प्रधानमंत्री ने अभी तक स्पष्ट नहीं की है, उनसे मुलाकात होगी, उसके बाद ये जेन्युइन कारण जो है वो सामने आएंगे। लेकिन राज्यों ने, जिन राज्यों ने अपने खर्चे पर यह जनगणना काउंटिंग करवाई है, उनका क्या हाल है, वहां क्या है? अच्छा, ये सवाल जरूर, इस सवाल के लिए जरूर सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि रिसेंटली जो पार्लियामेंट में एक जो अमेंडमेंट जो पास की है, इसके अनुसार जो है ओबीसी के लिस्ट पर अभी अधिकार जो है वो राज्य सरकार की होगी, केंद्र सरकार की इसमें हस्तक्षेप कम होगा। उसके बाद में जो राज्य सरकार जो डिमांड कर रहे थे पहले से ही, जी। इनका जो इन्वॉल्वमेंट हो ज्यादा होता रहेगा। जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखे हैं, मराठा वालों का डिमांड वहां पे है, वैसे तेलंगाना में मुस्लिम को भी ओबीसी लिस्ट में लाने की जो बात हो रही है। कर्नाटक में ऐसे काफी कम्युनिटीज जो है वो अपर कास्ट जिनको कहला जाता है, फिर वो भी ओबीसी की लिस्ट में आना चाहते हैं, इसलिए ये काम चल रहा है। लेकिन अगर ट्रेडिशनली देखें तो 70 के जमाने से आज तक जो दो स्टेट थे, अगर आंध्र प्रदेश उस समय जो एकीकृत राज्य था, और कर्नाटका, ये दोनों राज्यों ने भी ओबीसी के मामले पर एक तरफ से ही एक नरम अपनी दिखाया है और उसी को लेकर के काम किए हैं। 75 में कर्नाटक में पहले कमीशन गठन हुआ कि एलजी हाउनूर कमीशन को। एलजी हाउनूर कमीशन के बाद आपको ये एक रिपोर्ट कर्नाटक सरकार के हाथ में आया कि कर्नाटक से टोटल पॉपुलेशन के कम उसको 50% उन लोगों के पॉपुलेशन में ओबीसी कम्युनिटी का प्रेजेंस वहां पे रहने की इनको रिपोर्ट मिला था। उसके बाद से ही कर्नाटक सरकार ने लगातार उसी के हिसाब से अपनी ओबीसी की लिस्ट के ऊपर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के काफी इनको फ्रंटलाइन पे ले लिया है और काफी इनको सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरा चीज जो है, कर्नाटक में 1990 में एक रिपोर्ट आता है ओबीसी के हिसाब से, इसमें 1600 कम्युनिटीज जो है, छोटे बड़े दोनों मिला करके 1600 कम्युनिटीज को, जातियों को उसी के ऊपर ओबीसी के लिस्ट में जुड़ाया जाता है। उसके बाद से वो 1994 में इंप्लीमेंट होता है। उस रिपोर्ट के अनुसार 1600 जो भी छोटे कम्युनिटीज थे, बैकवर्ड कम्युनिटीज इसको कहला जाता था, उन सभी को रिजर्वेशन 35% का रिजर्वेशन का घोषित किया गया। लेकिन जब कैलकुलेट किया जाता है कि जो 50% जो रिजर्वेशन की जो मामला है उससे भी ज्यादा हो रहा है उस समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कि आप 50% की रिजर्वेशन की जो लाइन है इसको पार नहीं कर सकते, 50% के अंदर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जो 90 की जो रिपोर्ट में, जो कर्नाटक सरकार की जो रिपोर्ट में, इसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, तो उसमें ओनली दो कम्युनिटी को लिस्ट किया गया था, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। लेकिन जो जिसको जो अपर कास्ट कहला जाता है कि उनको भी डिमांड ज्यादा बढ़ते रहा कि उनमें से जो अपर कास्ट के जो विद इन जो छोटे छोटे जो कम्युनिटीज जो है, छोटे छोटे जो कास्ट जो है, छोटे छोटे जो जाति जो है, उपजाति जो है, उनका भी डिमांड बढ़ते रहा कि वो भी कहें कि हमें भी ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। तो श्रीराज गुड़ी जी, हमें जरा ये बताइए कि वो दूरबीन से जरा आप देखकर बताइए बिहार के हालात को, कि जो कर्नाटक में हुआ, जिस तरीके से बात बनी, या फिर राज्य सरकारों ने अपने खर्चे पर जिस तरह से जनसंख्या करवा ली, गणना करवा ली, तो वहां से बिहार को देखते हैं तो क्या नजर आता है? क्योंकि यहां भी जातियां उपजातियां कई तरह भागों में, संभागों में बटी हुई है। तो ऐसे में ये प्रयोग जो है, यहाँ की सरकारें और विपक्षी दल, उनका ये कहना है कि भाई सब कुछ ठीक रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे हमें पता चलेगा और विकास के रास्ते जो हैं, डेवलपमेंट हम ज्यादा कर पाएंगे। तो ये संभव हो पाएगा जो राज्य सरकारें कह रही हैं? देखिए, ये तो एक पेंडोरा बॉक्स है। कर्नाटक में भी सिद्धरामैया की सरकार ने एक नई तरफ से, एक नई दिशा से उपजातियों का यहाँ तो जो संसद कराने की, उपजाति जनगणना करने की और जना करा भी थी, लेकिन रिपोर्ट को ओपन करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अभी तक वो रिपोर्ट ओपन नहीं हुआ है, असेंबली के सामने भी नहीं आई है।
तो नए सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, तो नए सरकार में भी इसके हिम्मत नहीं की इसको इस मामले को उठाने की। अभी तक कर्नाटक से भी बिहार और उत्तर प्रदेश ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वहां पे सिचुएशन। आप जनगणना को पॉलिटिकल टूल बन सकता है, वहां की जनगणना जिसको फायदा होगा नुकसान होगा पॉलिटिकली वो बात के बाद है, लेकिन जो डेवलपमेंट की जो बात कहने जाते हैं वो डेवलपमेंट कहीं वो छोटे जनजातियों के तक, छोटे जातियों तक अभी तक पहुंचा नहीं है। चलिए आपके पास फिर आएंगे, श्रीराज गुड़े जी आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। निखिल मंडल जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें 2 तथ्य सामने आ रहे हैं। हमने कर्नाटक से एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की और उस चश्मे से हमने देखने की कोशिश की कि अगर बिहार की तरफ अगर चेहरा मुड़ता है जनसंख्या और जनगणना वाला जातीय आधारित, तो क्या क्या हो सकता है। तो अभी तक तो जो रिपोर्ट है वहां पर वो सामने आई नहीं। लोग इच्छुक है कि कम से कम देख लें कि संख्या में हम कहाँ हैं और विकास के रास्ते में किस पायदान पर खड़े हैं। निखिल मंडल जी हमें जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दे दिया है, तो चलिए एक बात तो फाइनल हो गई, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो पत्र था वो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ के तौर पर यहां नजर आ रहा है। अब विपक्षी पार्टियों से भी जब हमारी बातचीत हो रही है तो उनका ये कहना होता है कि काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी और मांग तो हमारी वाली थी, तो क्या ये एक दूसरी लाइन पर युद्ध छिड़ चुका है? देखिए विवेक जी, इसमें क्रेडिट पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है और जो मुद्दा है और जिस अलग अलग जो दल हैं और अलग अलग दल ने अलग अलग समय पे अपने हिसाब से इस मुद्दे को उठाया है, इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। जेडीयू की बात है तो राइट फ्रॉम 1990 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उस समय मुख्यमंत्री थे भी नहीं, तब से ये मुद्दा उठाते आए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि इस बीच किस तरह से 19 में 20 में सर्वदलीय बैठक या फिर चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी प्राप्त हुई और फाइनली अब जाकर के जिसको लेकर के कई तरह के कटाक्ष भी हो रहे थे कुछ लोगों के तहत कि मुख्यमंत्री जी की बेइज्जती की जा रही है, प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं, तो उसको लेकर के अब फाइनल हो गया है कि 23 को दिन के 11 बजे समय मिला है और जो एक सभी अलग अलग दल से प्रतिनिधि जाके मिलेंगे और अपनी बातों को, जो जाति की बात है, जाति जनगणना की बातों को स्पष्ट रूप से रखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और ये होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा है और तमाम जगह से फीडबैक लिया ही होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 23 तारीख के बाद एक पॉजिटिव आपको चीज़ें सामने आएगी और सकारात्मक मीटिंग के बाद चीज़ें और सुलह तो नहीं कहेंगे, प्रॉपर वर्ड नहीं हुआ, मतलब चीज़ों को जो लग रहा है कि कभी होगा नहीं होगा, बीजेपी की तरफ से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है तमाम चीज़ों पे विराम लग जाएगा और उसका क्या अंत होना है वो सामने आ जाएगा। कहीं ये आर्थिक सर्वे की तरफ फिर से तो नहीं मुड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए जो जनभावना को समझेंगे, चाहे वो प्रदेश स्तर के या देश स्तर के, तो ये जनभावना से मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनभावना को देखते हुए कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, जनता के लिए ही बने होते हैं, उनके सेवा के लिए ही बने रहते हैं और उनके भावना को समझ के उनके भावना के तहत ही काम भी किया करते हैं। चलिए, भावनाएं तो प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि प्रदेश स्तर की जो पार्टियां हैं उनकी भावनाएं क्या हैं। नीतीश कुमार ने या फिर तेजस्वी यादव हो, इन्होंने अपनी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है आंशिक तौर पर। अब जब मिलेंगे, फेस टू फेस बात होगी तो उसमें कई और बातें निकलेंगी। हालांकि एक बीच का रास्ता तय करने की भी बात सामने आ रही है। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी एमएलसी आरजेडी से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रामबली जी, जो प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दिया, आप कोई क्रेडिट लेने की होड़ तो इसमें नहीं है। अब इसका एक चैप्टर आगे ये है कि आपने अपनी बातों से उन्हें अवगत कराना है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अवगत हैं क्योंकि उन चीजों को बहुत ही गुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। लेकिन 23 तारीख को जब आपकी तरफ से बातें रखी जाएंगी तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी बातें होंगी, तो उसमें जो 10 ऐसे कारण हो सकते हैं या 5 ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि हम प्रधानमंत्री को यह बता पाएं, एस्टैब्लिश कर पाएं कि यह क्यों जरूरी है, मौखिक तौर पर नहीं बल्कि बिल्कुल दस्तावेजी तौर पर क्या हो सकता है वो पॉइंट। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से मानना रहा है जातीय जनगणना के पक्ष में रही है। राष्ट्रीय जनता दल के पहले भी जो समाजवादी पार्टियां थी उसके नेता भी ज़्यादा कदा 1951 के बाद से ही उसको उठाते रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जातीय जनगणना अभी तक हुआ क्यों नहीं। जातीय जनगणना को एकांकी रूप में मत देखिए, जातीय जनगणना का पूरक है आरक्षण।
और आरक्षण अगर संविधान में मेंशन है और आरक्षण दिए जा रहे हैं तो फिर जातीय जनगणना कराने में क्या दिक्कत है सरकार को, ये हम लोग को आज तक समझ में नहीं आई। यहाँ कुत्ते बिल्ली की गिनती हो रही है, यहाँ जानवरों की गिनती हो रही है, यहाँ धर्म के आधार पर गिनती हो रही है, यहाँ पर मजहब के आधार पर गिनती हो रही है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की गिनती हो रही है, अल्पसंख्यक समुदाय की गिनती हो रही है। तो फिर ओबीसी और सामान्य श्रेणी के लोगों की गिनती क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये एक सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात मुझे यह कहना था कि जब जातीय जनगणना 1881 से अंग्रेजों के ज़माने में होते थे और आज 90 साल हो गए, तो 90 साल में स्थितियां बदली है। अब आप देख रहे हैं कि एक मुल्क बदल गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गए और बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो अब सचमुच में अगर हम दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं तो फिर इससे डर क्यों है भाई? और इसको मैं बता दूं कि जब दो बार सर्वसम्मति से बिहार विधानमंडल पारित, तो 23 तारीख की डेट क्यों देते? आपको सुनने का वक्त ही क्यों देते? आपको ऐसा लगता है? नहीं, 23 तारीख को डेट दिए हैं तो हम लोग तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये मिलने में विषय मेंशन था। तो विषय के साथ अगर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो इसका हम लोग स्वागत करेंगे, और अगर पॉजिटिव नहीं है तब उस पर आप लोगों के जो दर्शन है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री, चलिए पहली बार आपको पॉजिटिव तो नजर आए। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, हमें जरा इनसे भी बात करनी होगी। राजेश, ये पूरा जो सिनारियो है, पूरा घटनाक्रम है, वो अब एक डेट पर आकर रुका हुआ है। वो 23 अगस्त की डेट होगी जब प्रधानमंत्री मिलेंगे और बिहार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में ऐसा लग रहा है कि अभी पॉजिटिविटी काफी भरी हुई है, बढ़ी हुई है, लेकिन उस बैठक के बाद जब निकलेंगे तो अलग अलग बयान हमें सुनने को मिल सकते हैं। तो राजेश, आपकी क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग को लेकर? देखिए विवेक जी, स्पष्ट है कि जो मुलाकात मुख्यमंत्री जी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलेंगे, उसमें पहली बार ऐसा होगा जो किसी मुद्दों पे पक्ष और विपक्ष, मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता और सारे और प्रतिपक्ष के नेता साथ में मिलेंगे और प्रधानमंत्री से और बिहार के भावना से अवगत कराएंगे कि बिहार क्या चाह रहा है। तो एक है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं बिहार की ओर से कि माननीय मुख्यमंत्री के काफी जद्दोजहद के बाद, लंबे समय के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को समय मिलने के लिए दिया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छा पॉजिटिव वहाँ उनका संकेत मिलेगा, या फिर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ की मांग को ठुकरा देना मुख्यमंत्री जी का, विशेष राज्य के दर्जा जो बिहार का डिमांड है पुराना, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राबड़ी देवी जी का भी रहा, उनको ठुकरा रहे हैं। उसी प्रकार से निराशा हाथ लगेगी अगर आशा के अनुरूप प्रधानमंत्री से इन सबों की मतलब बात पहले से बिठा रखा कि आप जाएंगे, उनके सामने दस्तावेज रखेंगे, उस पर वो सिग्नेचर कर देंगे और सब कुछ अप्रूवल हो जाएगा। वो भी तो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री अपनी भी बात स्पष्ट करेंगे, वो भी बताएंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो पहले से अगर ये सोच लें हम कि नहीं सब कुछ राइट ऑन वे जाएगा, तो ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। विवेक जी, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि दो हम बिल्कुल आप सब ठीक कर, हमें नहीं करेंगे ये दस्तावेज लेके जाएंगे और दस्तखत कर देंगे उससे हम फाइनल हो, ऐसा नहीं है। कोई दो व्यक्ति का मुलाकात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री से मुलाकात है, एक राज्य सरकार का भारत सरकार के मुखिया से मुलाकात है। और बिहार की क्या भावना है यह बिहार सरकार भारत सरकार के प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार के आम जन के भावना को ख्याल रखना प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, अन्यथा मुख्यमंत्री गलत है। तो प्रधानमंत्री जी के तय करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी का मांग जायज है, मुख्यमंत्री सत्य है, मुख्यमंत्री के साथ जो प्रतिपक्ष के तमाम लोग हैं, तेजस्वी यादव जी वो सत्य है, अन्यथा तो बिहार झुठला जाएगा। चलिए, शिवराज गुड़ी जी हमारे साथ मौजूद है, लगातार निर्णय करना पड़ेगा। बिहार की जो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, शिवराज जी आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जन भावनाओं को पॉलिटिकल पार्टीज आगे करके और प्रधानमंत्री तक इस विषय को तो ले जाएंगे, लेकिन इसमें किसकी अपनी अपनी भावनाएं हैं वो भी सामने आएंगी। कर्नाटक का आपने हवाला दिया, आपने बात कही कि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, उसके इंतजार में हम आप सभी लोग बैठे हुए हैं। तो जरा हमें ये बताइए कि अभी तक की बातों को सुनते हुए आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो डिबेट में जो भाग ले रहे हैं, इन सब से मेरा अनुरोध एक ही है कि हाँ सही है, जो एक वरिष्ठ नेता ने जो कहा कि पशु प्राणियों की गिनती हो सकती है, कि ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो सकती, जनता की जो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती। सही में ये सही बात है कि आप क्यों नहीं करा सकते, लेकिन
कराने के बाद जो आर्थिक समीक्षा भी करेगी, इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या होगा, इनका पॉलिटिकल राइट्स कितने मिले हैं, इनको जॉब्स कितने मिले हैं, इसमें कहाँ क्या, जो भी आप जान सकते हैं। लेकिन जानने के बाद इसका आप सामने रखिए, असेंबली के सामने रखिए, आप इसको पब्लिक में रखिए। कर्नाटक के तरह आप इसको आप बंद करके मत रखिए। 10-15 साल होने के बाद भी आप ओपन नहीं चलिए, कुल मिलाकर कहना है कि जो रिपोर्ट, हाँ, ये भविष्य की जो इबारत तय करनी है वो से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसमें जरूरी है, तभी आप विकास कर सकते हैं। पता चले कि संख्या कितनी है, तो ये भी पता चलना चाहिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से वो समुदाय कितना सबल है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की और प्रधानमंत्री से मिलने गए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की काफी कमी है और हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होने वाली है 23 अगस्त की तारीख को, इसमें कई मोड़ आएंगे। अभी जब मुलाकात होगी उसके बाद भी पैमाने गठित किए जा सकते हैं और किए जाएंगे। खबरें लगातार जारी हैं।